बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, बेमायना अधूरी अनकही बातें, मगर इन बातों के पीछे बहुत गहरे राज होते हैं। एक अधूरी बात के पीछे एक पूरी कहानी छुपी होती है। कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ। अब सोचती हूँ काश मैंने अधूरी बातों का मतलब वक्त पर समझ गई होती तो ये सब नहीं हो रहा होता जो आज तक मेरे इल्म में लाए बगैर हो रहा था। अगर उस वक्त मुझे पता चल जाता तो शायद आज मैं पछता नहीं रही होती, मगर शायद यही मुकद्दर था, ऐसे ही होना लिखा था। मेरे ससुर का मेडिकल स्टोर था जिस पर वो खुद बैठते थे, क्योंकि उसके सारे बेटे नौकरी करते थे। मेरा ससुर हट्टा कट्टा था, किसी भी तरह से बूढ़ा नहीं लगता था। ससुर की आदत ही रोज़ रात को दुकान बंद करके घर आता तो स्टोर की चाबी मुझे ला के देता और मैं वो चाबी अपने पास अपने कमरे में संभाल कर रखती थी। फिर सुबह जैसे ही मैं ससुर को चाबी पकड़ाती तो ससुर उस चाबी को उलट पलट के गौर से देखता और नाक के करीब ले जाता और जेब में डाल देता। कहता कि बहू ख़त्म हो जाए मुझे बता देना। ससुर की बात सुनकर मैं सोच में पड़ जाती कि क्या ख़त्म होगी तो बता देना। मेरा ससुर ऐसा बोलते ही जल्दी जल्दी में बाहर चला जाता था। मैंने कई दफ़ा पूछने की कोशिश की, मगर वो ऐसे देखता था जैसे मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अजीब मूडी इंसान था। बात करने पर आता तो बहुत सी बातें करता जाता, अगर चुप हो जाता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे बात करे और उन्हें बोलने पर मजबूर करे। मेरा शोहर अशर मुझे बोलता था, अब्बा से ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो, उन्हें पसंद नहीं। तब मैं भी अपने सवाल दिल में दबाए उन अधूरी बातों का मतलब सोचती रहती थी, मगर ये गुत्थी मुझसे सुलझ कर ना सुलझी। आखिरकार मैंने तब भी चुप अख्तियार कर ली। मगर एक रोज़ जब मेरा मूड पहले से किसी बात पर ख़राब था और ससुर ने चाबी मांगते हुए वही बात दोहराई तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया और मैंने सोच लिया कि मैं अनकही बातों का मतलब जान कर रहूँगी। अगले दिन मैं ससुर के मांगने से पहले ही चाबी हाथ में पकड़ी और घर के काम करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरा ससुर मेरे पास आया, कहने लगा कि बहू वो चाबी दे दो। मैंने जल्दी से अपने हाथ में चाबी पकड़ी, ससुर को पकड़ाई तो ससुर का रंग फक हो गया। मैं बगौर उनके तासुरात नोट कर रही थी और वो बाहर जाने की बजाय अपने कमरे में चला गया तो मुझे तजस्सुस हुआ कि ससुर खुद तो नहीं बताता है, मैं खुद ही देख लूं। ऐसी क्या बात है जो रोज़ ससुर एक ही डायलॉग बोलता है। मैं दबे कदमों से पीछे गई तो दरवाजे से झांक कर देखा तो जान निकल गई। मेरा ससुर चाबी की चेन से एक चीज़ निकाल रहा था। वो क्या चीज़ थी? जहाँ तक मुझे मालूम हो सकता था ये कोई चिप थी, मगर ये कैसी चिप थी? क्या उस चाबी में कोई छोटा सा कैमरा या कोई ऐसी चीज़ लगी थी कि जिससे ससुर हमारे कमरे के अंदर होने वाली गुफ्तगू, हमारी बातें सुनता था? इसका मतलब था मेरा ससुर अब तक मेरी सारी बातें सुनता रहा। ये सोचकर ही मेरे उसान ख़ता हो गए। मेरे ससुर ने अचानक से सर ऊपर उठाया तो मैं लरज़ गई। उन्होंने मुझे देख लिया था। अब लाल आंखें लिए गुस्से से मुझे घूर रहे थे। उनकी शोला बरसती आंखों से मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। मैं एकदम भागकर कमरे में आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर से कमरे को कुंडी लगा दी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं खौफ से कांप रही थी, मगर दरवाज़ा मुसलसल बजता जा रहा था। इससे पहले कि आने वाला दरवाज़ा तोड़ देता, मैं उठी और डरते डरते दरवाज़े की कुंडी खोली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा ससुर, मेरा नाम लारेब है। मेरे बचपन में मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैं अपने चचा के घर रहती थी। चचे मेरे सरपरस्त थे, क्योंकि चची का रवैया मेरे साथ कुछ ख़ास अच्छा नहीं था। उन्हें मेरी शक्ल में वक्ती नुकरानी मिल गई थी, मगर चचा मेरा बहुत ख्याल रखता था और चची को भी अक्सर तंबी करता रहता था कि ये 3 बच्ची है, इसके साथ अच्छा सलूक करो, मेरे मरे हुए भाई की निशानी है। मगर चची को किस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। चचा सरकारी मुलाजिम थे। उनके 2 बेटे सुहान और शयान थे और 2 बेटियां उर्वा और फरवा थीं, जबकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। बहुत मिन्नतों मुरादों से शादी के 5 साल बाद मैं पैदा हुई थी, मगर अफसोस जब मैं 5 साल की थी तो मेरे वालिदैन एक एक्सीडेंट में मर गए और मुझे तन्हा करके चले गए। मैं छोटी थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। मैं शुरू में तो अम्मी अब्बू को याद करती थी, रोती थी कि मेरे अम्मी अब्बू कहाँ गए। तब चचा बोलता था जन्नत में चले गए। तब मैं भी रोती थी, मुझे भी जन्नत में जाना है, मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए। मेरी बात सुनकर चचा फूट फूट कर रोता था। चचा और मेरे वालिद 2 ही भाई थे, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। सुहान और मैं एक जितने थे। हम दोनों की
बचपन से ही बहुत दोस्ती थी। चच्ची हमारी दोस्ती को पसंद नहीं करती थी क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे थे, जवान हो गए थे। हमारी बेतकल्फ़ी एक दूसरे से हर बात शेयर करना चच्ची को एक आंख नहीं भाता था। अब मुझे भी चच्ची के रवैये की आदत हो गई थी। मैं उन्हें ज़्यादा लिफ्ट नहीं देती थी। उनकी आदत थी बड़बड़ाती रहती थी। मैं काम काज सब करती थी मगर अपनी मनमानी भी करती थी। हौले हौले मेरी और सुहान की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। अब हम रात देर तक छत पर बैठकर बातें करते रहते थे क्योंकि दिन को चच्ची पहरेदारी करती रहती थी। छत पर खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा के झोंकों के साथ चांद को देखकर हम ओहदो पैमान करते थे। आने वाली ज़िंदगी के खूबसूरत ख्वाब बुनते थे। सुहान को अपनी जॉब लगने तक का इंतज़ार करना था, फिर हम दोनों शादी कर लेते। मगर एक रात हम बैठकर बातें कर रहे थे कि चच्ची की आंख खुल गई और मुझे सुहान को कमरे में ना पाकर हमें ढूंढती हुई छत पर आ गई और हम दोनों को रात के उस पहर एक साथ बैठे देखा तो आपे से बाहर हो गई और मुझे इतना कुछ सुना डाला कि मैं रोती हुई कमरे में आ गई। अगले दिन भी मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। चच्ची की बातें तीर की तरह मेरे अंदर चुभ रही थी। चच्ची ने जाने क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए मुझ पर, जिन्हें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी होगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। अब चच्ची की कड़ी निगरानी होती थी मुझ पर। सुहान जब जब घर में होता तो मुझे कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी। मैं सुहान की शक्ल देखने के लिए और उससे बात करने के लिए तरस गई थी और उन्हीं दिनों मेरे लिए रिश्ते आने लगे। तो भी मुझे अपनी कज़न से मालूम हुआ कि चच्ची ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए हैं। मैं बहुत परेशान थी। तभी एक दिन मैंने चचा और चच्ची की बातें सुन ली। चचा चच्ची से बोल रहे थे कि तुम अपनी ज़िद में आकर लारेब के लिए रिश्ते ढूंढ रही हो। हालांकि मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि लारेब की शादी सुहान या शयान में से किसी के साथ हो, मगर तुम्हारी बेजा ज़िद से मैं सख्त तंग आ गया। अब अगर तुम लारेब के लिए रिश्ता ढूंढ ही रही हो तो मेरी एक बात अच्छे से सुन लेना। लारेब के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करना, एक अच्छे ख़ानदान में लारेब की शादी करना। ऐसा ना हो कि जो भी एरा गहरा तुम्हारे हाथ लगे वहाँ बच्ची को ब्याह दो। यतीम बच्ची है, कल को हमें आगे जवाबदेह होना है। यतीम के साथ नेकी का सलूक करके तुम जन्नत में भी जा सकती थी, मगर तुमने अपनी नफ़रत में इतनी बड़ी नेकी अपने हाथ से गंवा दी। मैं चचा की बातें सुनकर रोती हुई कमरे में आ गई और सारी रात अंधेरे में बिस्तर पर पड़ी गुट गुट कर रोती रही और अपने माँ बाप को याद करती रही। मैं इतनी बेबस थी कि खुलकर भी रो नहीं सकती थी। ये एक छोटा सा घर था। मैं अपनी कज़न के साथ कमरा शेयर करती थी। तभी चच्ची ने मेरे लिए एक रिश्ता पसंद कर लिया और उन्हें शादी की तारीख भी दे दी। ये बात सुनकर सुहान बहुत गुस्सा हुआ, मगर चच्ची ने बीमारी का नाटक करके उसका मुंह भी बंद करवा लिया। मैं नहीं जानती थी मेरी शादी किससे हो रही है। रोज़ कोई ना कोई देखने आता था। अब पता नहीं कहाँ बात तय हुई थी। तभी सुहान मेरे पास आया। उसे देखकर मैं रोने लगी। मैं बहुत उदास थी, मगर सुहान की बातें मुझे हैरान कर गई। वो बोल रहा था, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों की शादी ज़रूर होगी। अभी मैं भी मजबूर हूँ और तुम भी मजबूर हो। अभी वक्त का तकाजा यही है कि तुम फ़िलहाल ये शादी कर लो, बाद में तलाक लेकर मुझसे शादी करना, जब तक मेरी भी कहीं नौकरी लगेगी। सुहान, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? होश में तो हो। शादियाँ करना इतना आसान नहीं कि एक से कर लो फिर उससे तलाक लेकर फिर किसी और से शादी कर लो। मैं बहुत गुस्से में थी। सुहान मुसलसल मुझे समझाता रहा था। उसने अपनी मोहब्बत की दलील कस्में दे देकर मुझे इस शादी के लिए राज़ी किया था। उसके अलग ही मंसूबे थे। सुहान का कहना था कि लड़का बहुत पैसे वाला है, उम्र में भी तुमसे काफ़ी बड़ा है, शादी के 1 माह बाद मुल्क से बाहर चला जाएगा और तुम्हें पैसे भेजेगा। हम दोनों इस पैसे से अपने लिए कमरे का फ्लैट लेंगे और वहाँ पर रहेंगे, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने सुहान से कहा, क्या तलाक के बाद आप मुझे कबूल करेंगे? तब सुहान बोलता था कि तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुम्हारी शादी तलाक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे हर हाल में कबूल हो। अभी मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं। बस फिर सुहान ने मुझे इतना समझाया, मेरा ब्रेन वॉश किया और मैं उसकी हर बात मानती चली गई। मुझे मोहब्बत में सही गलत का कुछ पता नहीं चला। बस मैं सुहान के बनाए गए प्लान के मुताबिक चलती रही। मेरी शादी होकर ससुराल आ गई। अशर एक आम शक्ल सूरत का इंसान था। उम्र में भी मुझसे 7-8 साल बड़ा था। उसकी नौकरी कुवैत में थी। वो काफ़ी सालों से कुवैत में मुकीम था। बीच में छुट्टियों पर पाकिस्तान आता जाता था। जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता था उसे कुवैत में ही रहना था। अब भी वह छुट्टियों पर आया हुआ था, इसलिए मेरा चट मंगनी पट ब्याह हो गया। ये लोग बहुत पैसे वाले थे। मेरे ससुर के तीनों बेटे नौकरी करते थे और ससुर का अपना मेडिकल स्टोर था। मेरा शोहर अशर कुवैत से बहुत पैसे कमाता था और पाकिस्तान भेजता था। अब मेरी शादी अशर से हो गई थी।
मैं अंदर ही अंदर बहुत उदास थी, मगर दुनियावी दिखावे के लिए खुश नज़र आना पड़ता है। मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब अशर मुल्क से बाहर चला जाए, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने तो सुहान के साथ के सपने सजाए थे, मगर किस्मत अशर का वेट जाते हुए बहुत उदास था कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जा रहा है। मगर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। जब मैं मेके गई, मेरे चचा का घर था, मेरा मेका था। मुझे देखकर सब हैरान रह गए। खूबसूरत तो मैं पहले से ही थी, अब महंगे कपड़ों, ज्वेलरी और मेकअप ने मेरे हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। सुहान ने जब मुझे देखा तो देखते ही रह गया। मैं सुहान से मिलने के लिए तड़प रही थी, मगर सुहान मुझे अशर को काबू करने की टिप्स बता रहा था ताकि अशर सारा पैसा मुझे भेजते रहें। मगर मुझे सुहान की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। होले होले सुहान मुझसे किसी न किसी बहाने से पैसे मांगता था। सुसर जब भी मेडिकल स्टोर से वापस आता, रोज़ मुझे स्टोर की चाबी देते थे कि संभाल कर रखना। फिर सुबह जैसे ही मैं सुसर को चाबी पकड़ाती तो सुसर उस चाबी और उसकी की चेन को उलट पलट कर गौर से देखता और जेब में डाल देता और कहता कि बहू ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना। सुसर की बात सुनकर मैं सोच में पड़ जाती कि क्या ख़त्म होगी तो बता देना। एक दिन मैंने चाबी किचन में रख दी। जब सुसर चाबी मांगने आया तो चाबी सुसर को पकड़ाई तो सुसर के चेहरे का रंग बदल गया और वो बाहर जाने की बजाय अपने कमरे में चला गया। मैं दबे कदमों से पीछे गई तो दरवाजे से झांक कर देखा तो जान निकल गई कि मेरा सुसर चाबी की कीचेन से कोई छोटी सी चीज़ निकाल रहा था, जिसे देखकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। ऐसा लग रहा था वो छोटी सी कोई चिप वगैरह है जिससे सुसर मेरे कमरे में होने वाली मेरी बातें बासानी सुन सकता था। इसका मतलब था मेरी जो रोज़ फ़ोन पर सुहान से बात होती थी और वो मुझसे रोज़ पैसे मांगता था, वो सारी गुफ्तगू मेरा सुसर सुनता था। मैं ये सोचकर बहुत डर गई थी। सुहान को मैंने एक दो बार पैसे दिए तो अब वो रोज़ फ़ोन करता, हर रोज़ थोड़े बहुत पैसे मांगता था। अब मैं सुहान की आदत से बहुत तंग हो रही थी। अगर किसी को पता चल जाता कि सुहान मुझसे पैसे मांगता है और मैं उसे देती हूँ और हम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अशर का जब भी फ़ोन आता था मैं उससे थोड़ा बात करके किसी न किसी काम का बहाना करके चली जाती थी। मगर अब मुझे सुहान लालची लग रहा था। अब जब मैं उसे दामन छुड़ाना चाहती थी तो वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। उसे समझ आ गया था मैं उसे कुतराने लगी हूँ और मैं बेवकूफ़ अब उसका असल रूप जान रही थी। जब उसकी धमकियाँ और लालच अब मुझ पर खुला था, मगर मैं परेशान थी। इस बात का जिक्र किसी से कर नहीं सकती थी। अब तो ये मेरे लिए डूब मरने का मुकाम था कि मेरा ससुर हम दोनों के फ़ोन पर होने वाली सारी गुफ्तगू सुन लेता था और उन्हें शायद मुझ पर पहले ही शक था, इसलिए मेरी आवाज़ें सुनने के लिए ऐसा किया था। मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। ससुर ने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बजाया कि मुश्किल मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। अगर दरवाज़ा नहीं खोलती तो शोर से सारा घर जमा हो जाता। ससुर को खड़ा देखकर मैं बहुत डर गई और अब अंदर आ गया था। उसने गुस्से से मुझे कहा, मैं सब जानता हूँ, तो मेरे बेटे से शादी करने के बावजूद अपने आशिक से राब्ते में हो और मेरा बेटा मेहनत करके जो पैसे बेचता है, तुम वो सारा पैसा अपने कज़न को देती हो। मुझे शुरू से ही तुम पर शक हो गया था, इसलिए मैंने चाबी के किचन में ये माइक्रोफोन लगवाया ताकि तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुन लूँ। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। रोज़ तुम उसे पैसे देती थी और मैं बोलता था ख़त्म हो जाए तो बताना, ताकि तुम इस कश्मकश में रहो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे शायद तुम अपने कदम रोक लो, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस लड़के से तो मैं खुद निमट लूँगा, बस तुम मुझे खुश कर दो। ससुर की आखिरी बात और वो कमीनगी भरा अंदाज, मुझे सारी ज़मीन घूमती हुई महसूस हुई। दिल कर रहा था ज़मीन फट जाए, मैं इसके अंदर समा जाऊँ। ये शख्स क्या बोल रहा था? इतना गिरा हुआ था, इसलिए मेरी टो में लगा हुआ था कि उसकी अपनी बुरी नज़रें मुझ पर थीं। मेरे रोम रोम में आग लग गई। दिल कर रहा था एक ज़ोरदार थप्पड़ उस खबीज़ के मुंह पर मारूं, मगर मैं ऐसा कर ना सकी। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा, उसे एहसास दिलाना चाहा कि मैं उसके बेटे की मानत हूँ, उसकी बहू हूँ। मगर जब इंसान अखलाक से गिर जाता है, उसका ज़मीर मुर्दा हो जाता है, उसे ना रिश्तों की कदर रहती है ना एहतराम। वो मुझे मुसलसल धमकाता रहता था कि मेरी बात मान लो, वरना मैं सबको बताऊँगा कि तुम्हारा अपने कज़न के साथ ताल्लुक़ है। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, खाना पीना सब छोड़ दिया था। मैंने तो सुहान के साथ कोई गलत ताल्लुक़ कायम नहीं किया था, मैं बस उससे मोहब्बत करती थी। जब यही सब मैंने सुहान को बताया कि मेरे ससुर को सब पता चल गया। अब वो मुझे बोल रहा है कि मैं उसके साथ, ससुर मुझे धमकी देता है कि मुझे तलाक दिलवाकर घर से निकलवाएगा। मुझे लगा शायद सुहान मेरी कोई मदद करे, मगर सुहान की बातें सुनकर मैं मायूस हो गई। मेरी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। सुहान ने मुझसे कहा, अच्छा हुआ
तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसा देखकर तुम्हारी नीयत ख़राब होगी। हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि तलाक के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा और आइंदा मुझसे कोई राब्ता न रखना। सुहान की बातें सुनकर मैं बहुत रोई। मेरा ज़ब्त जवाब दे गया था। मैं चारों तरफ से मुसीबत में घिरी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। सारा सारा दिन अपने रब से दुआ मांगती थी मुझे कोई राह दिखा दे। सुसर रात को कमरे का दरवाज़ा आराम आराम से बजाता था ताकि किसी को जाग ना पड़े। मैं डरी सहमी खड़ी थी। रात के साए गहरे होते जा रहे थे। वक्त होले होले गुजरता जा रहा था। मैं परेशानी से टहल रही थी। डर था तो बस इतना कि उस काली रात की स्याही मुकद्दर पर न मलती जाए। जैसे जैसे रात की स्याही रोशनी में तब्दील होती जा रही थी, मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी। मैंने दिल में एक फ़ैसला कर लिया था और उस पर आज ही मुझे अमल करना था। मैं अपना बिस्तर लेकर अपने बीमार ससुर के कमरे में गई और उनको कहा कि आज से मैं आपके साथ सोऊंगी। अब मैं बेफिक्र होकर सास के कमरे में सोने लगी थी। सास बीमार रहती थी, इसलिए ससुर अलग कमरे में रहता था। मैंने सास से कहा, मुझे अकेले कमरे में डर लगता है और आप भी बीमार हैं, मैं आपका ख्याल भी रखूँगी। सास खुश होगी और ऐसे मेरी परेशानी भी कुछ हद तक कम हुई। अब मुझे थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा था। मगर मेरा ससुर थोड़ा मुझे अकेले देखता अपनी खबासत पर उतर आता था। मेरा हाथ पकड़ता था, मुझे बुराई के लिए उकसाता था। उसकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, उसे ज़रा एहसास नहीं था मैं उसकी बेटी की उम्र की थी। मगर वो कमीना इंसान मेरी कोई बात नहीं सुनता था। मैं अशर को याद करती रहती थी, उसकी वापसी की दुआएं करती रहती थी। अशर का फ़ोन आता तो मैं उन्हें बोलती रहती थी, अशर प्लीज़ वापस आ जाएं या मुझे अपने पास बुलवा लें। अशर मुझे दिलासे देता था और फिर वो हुआ जैसा मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे लगता था मैं कभी इस बनवर से निकल नहीं पाऊँगी, मगर मेरी दुआएं रंग लाई थीं। मेरी तकलीफ़ें कम होने को थीं। शायद मुझे इस बात की सज़ा मिली थी कि शादीशुदा होकर अपने दिल में शोहर की मोहब्बत की जगह गैर मर्द को बसा कर रखा। अपने शोहर की मेहनत की कमाई उस पर लुटाती रही, किसी और के निकाह में होते हुए भी गैर मर्द से राब्ते में रही और उसकी झूठी बातों में आ गई। अब तो मुझे मोहब्बत नाम से भी नफ़रत हो गई थी। इन्हीं परेशानियों में जब अशर ने मुझे कहा कि तुम्हारे सारे कागजात बनवा रहा हूँ, तुम्हें अपने पास बुलवा रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गया हूँ, ये सुनकर मैं बहुत खुश होगी। मगर मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं मेरा ससुर मेरी राह में रुकावट ना बने। मगर ये मेरी गलत फहमी थी। ससुर बस मुझे धमकाता था। अंदर से एक बुज़दिल इंसान था, उसे डर था कि उसकी हकीकत उसकी बीवी और बेटे ना जान लें। उसका ज़ोर बस मुझ पर चलता था। मगर जैसे ही उसने सुना कि अशर मुझे अपने पास बुलवा रहा है, वो मुझे और तंग करने लगा। मगर मैं बस हर वक्त अल्लाह से मदद मांगती रहती थी। मेरे सारे कागजात बन गए थे। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ गया जब मैं अशर के पास जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब मैं अपने शोहर की अहमियत समझ गई थी। दुनिया में चच्चा के बाद एक वही मेरा सब कुछ था। सुहान तो मेरे दिल की मसनद से पहले ही उतर चुका था। अब मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और सच्चे दिल से अशर की तरफ बढ़ी। अल्लाह पाक ने मेरी मदद की और मुझे सारी आजमाइशों से निकाला। मैं अशर के साथ बहुत खुश थी। हमारे घर बेटा पैदा हुआ। जब अशर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ तो हमें वापस अपने मुल्क जाना था। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं अपने ससुर को नहीं देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी उसकी गलीज़ नज़रें दोबारा मुझ पर पड़ें। मगर अपने वतन तो जाना ही था। मगर इत्तेफाक ये हुआ कि जब हम गए तो मेरा ससुर जो काफ़ी अरसे से बीमार था, उसे फालिज का दौरा पड़ा था। अब एक जगह पर पड़ा रहता था, बोल नहीं सकता था। मुझे उसका ये इंजाम देखकर खुशी तो नहीं हुई, मगर अंदर ही अंदर कहीं मुतमिन हो गई। मुझे डर था कहीं मेरा ससुर दोबारा से अशर को भड़काकर मेरे हंसते बसते घर को ना उजाड़ दे। सुहान की भी शादी हो गई थी। मुझे इस घर में किसी से कोई सरोकार नहीं था, मगर अपने चच्चा से मिलने गई थी। वो मुझसे मिलकर रोने लगे और मैं भी देर तक उनके गले लगकर रोती रही। उनमें मुझे मेरे अब्बा नज़र आते थे। बस एक वही तो मेरे खैर खा थे। खैर, बुरा वक्त गुजर गया। ये कहानी आपको सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं सारी लड़कियों को इल्तिजा करना चाहती हूँ, शादी से पहले मोहब्बतों के चक्कर में ना पड़े। मोहब्बत कुछ नहीं होती, बस वक्त का ज़िया होती है। असल मोहब्बत तो शादी के बाद अपने शोहर से होती है। शोहर के लिए आपके दिल में मोहब्बत खुद मेरा रब डालता है। वो मोहब्बत सबसे पाकीज़ा मोहब्बत होती है, इसका कोई नेमल बदल नहीं होता। वरना शादी से पहले की मोहब्बत हमेशा आपके लिए अज़ाब बन जाती है। अगर इस मोहब्बत का हवाला ये उसकी ख़बर किसी को लग जाती है तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मगर मैं ख़ुद को खुशकिस्मत समझती हूँ जो मेरे रब ने मेरा पर्दा रखा। अशर को ये बात कभी मालूम ना हो सकी। मैं ससुर के शर से भी महफूज रही क्योंकि मेरे दिल में कोई खोट नहीं था। कभी अल्लाह ताला ने मेरी सारी आजमाइशें दूर कर दी। सोचा अपनी कहानी सबको सुनाऊं
क्या पता कोई इससे सबक हासिल करे। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी के बारे में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दरबारी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।